नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो की चर्चा करेंगे, एक तो बाजार जो ये दौड़ा है, इसके पीछे क्या वजह है, टिकेगा ऊपर या फिर से नीचे आ जाएगा, इसके दौड़ने के पीछे वजह क्या है, उसको विस्तार से समझेंगे। दूसरी, आज बाजार के अंदर जो मोदी जी की खबर बड़ी काफ़ी चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप को प्यार आ गया है। क्या वो प्यार है या मोदी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या भारत और अमेरिका की बहुत जल्दी ही ट्रेड डील होने वाली है? इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि सोना चांदी जो है वो मान क्यों नहीं रहा है। आखिर सोना चांदी का कितना रिकॉर्ड लो हो, रिकॉर्ड हाई बन सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ये बढ़ता जा रहा है। KEI इंडस्ट्री इतने अच्छे नतीजे आए, लेकिन उसके बाद में भी स्टॉक हमारा लगभग 6% टूट गया। क्यों टूटा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंजल वन के नतीजे इतने खराब आए, क्यों आए, और ख़राब आने के बाद में भी स्टॉक क्यों नहीं गिरा, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें, FII की, तो साथियों FII ने 977 करोड़ रुपए के आसपास में खरीदारी की है। DII की बात करें तो DII मतलब घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2913 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। अगर बात करें सोना और चांदी की, तो सोना और चांदी ने रिकॉर्ड हाई बना दिया है, फिर से एक और रिकॉर्ड बना दिया है। बात करें चांदी की, तो चांदी ने 1,64,400 पे पहुंच गई है, और सोना तुम्हारा पहुंच गया है 1,28,300 पे। अब सोना और चांदी आम लोगों के बजट से बाहर की चीज़ हो गई है। सोना चांदी आम लोगों के हवस की बात रही नहीं है। ये मतभेद जो दूसरे देश हैं, जो करेंसी में अपनी डिपेंडेंसी हटा रहे हैं, अमेरिका को देखते हुए, अमेरिका की जो चाल है उसको देखते हुए, जिस तरह से अमेरिका ने रूस के जो फॉरेन रिजर्व थे उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, उसको सीज कर लिया, तो जो दूसरे और देश हैं, जो अब बड़े बड़े देशों के जो रिजर्व बैंक हैं, वो अब करेंसी से हटा करके डॉलर में पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और गोल्ड में ज़्यादा कर रहे हैं। गोल्ड की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो गोल्ड को रख रहे हैं, इसीलिए वहाँ डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है। यही कारण है कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। चांदी भी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई, 1,64,000 रुपये। हमारा RBI को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद में तुम्हारा रुपया जो है 97 रुपये 90 पैसे पे पहुंचा, नहीं तो वो 87 रुपये 90 पैसे पे पहुंचा, नहीं तो 88-89 के आसपास पहुंच गया था रिकॉर्ड लो पे। डॉलर इंडेक्स तुम्हारा 98.60 पे बना हुआ है। अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन 1,11,400 पे भी अमेरिका US डॉलर के हिसाब से कारोबार कर रहा है। गिरने वाले इंडेक्सों की बात करें तो निफ्टी, अगर बात करें निफ्टी PSU बैंक की, तो उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली। नहीं तो निफ्टी आज 261 पॉइंट चढ़ गया, सेंसेक्स 862 पॉइंट चढ़ गया और बैंक निफ्टी 622 पॉइंट चढ़ गया। अगर डाउजोन की बात करो तो 17 पॉइंट गिर के कारोबार कर रहा है। नेस्डेक 166 पॉइंट चढ़ा हुआ है अभी तक। जापान के बाजार जो पिछले 2 दिनों से, कल भी 400 पॉइंटों की तेजी थी, आज 605 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिल रही है। हांगकांग के जो बाजार हैं वो 22 पॉइंट नीचे हैं, और अगर लंदन के बाजार की बात करोगे तो लंदन के जो बाजार हैं वो भी 17 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। पेरिस के बाजार 77 पॉइंट ऊपर हैं, और चाइना के जो बाजार हैं वो 6 पॉइंट ऊपर हैं। मतलब ऑल ओवर यूरोप प्लस तुम्हारा जितने भी देश हैं, ना तो कुछ करने के मूड में है, मिला जुला ही कारोबार देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक भागे जब कोई बच्चा फेल होने की उम्मीद हो और नतीजे उससे भी बेहतरीन आ जाए, उसके कारण जो बाजार के अंदर तेजी रही वो देखने के लिए मिली। मतलब जो रिजल्ट है ना, नेस्ले ने पूरी FMCG को मूड माहौल सुधार दिया। फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स आज 1105 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी ऑटो भी चढ़ गया, सारे निफ्टी मिड कैप 271 पॉइंट चढ़ गया। अगर बात करें निफ्टी फार्मा की, 45 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी मेटल तुम्हारा 50 पॉइंट चढ़ गया। सभी इंडेक्स जो है चढ़ के ही बंद हुए। उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे नतीजे आ रहे हैं, इस कारण से स्टॉक के अंदर जो है वो मूवमेंट तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर भारत के जो मोदी जी हैं उनके ऊपर प्यार बरसाया है, और बोला है कि मेरी मोदी जी से बात हो गई है, अब जो है भारत रूस के साथ में तेल लेना बंद कर देगा। तो क्या ये मोदी जी को फंसाने की कोशिश है? क्योंकि आए दिन हम तो आप देखते हो कि हमारा जो विपक्ष है वो बिना किसी बात को समझे हमेशा मुद्दे को उलझाने की कोशिश करता है। मोदी जी कुछ नहीं बोलते, केवल साइलेंट रहते हैं। हालांकि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सुलझा हुआ जवाब बना हुआ है, और उसमें बोला है कि हम जल्द ही अमेरिका के साथ में अपने जो रिश्ते हैं वो अच्छे करने जा रहे हैं और अमेरिका के साथ में व्यापार करेंगे। हमने ये नहीं बोला कि हम रूस के साथ में अपना तेल कम करेंगे, बाकी बहुत सुलझा हुआ जवाब दिया है कि हम आपसे भी ट्रेड करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो कुछ भी बयान देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैं कुछ बयान दूं, उस बयान में मोदी जी फंसे, उसका कुछ रिप्लाई दें,
फिर से मैं आपको रिप्लाई दूं। हालांकि भारत की तरफ से बहुत सधा हुआ जवाब दिया गया है, बिल्कुल उलझाने वाला जवाब नहीं है, संतुष्टि जवाब है कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप रूस से तेल खरीदते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई तुम होते कौन हो अच्छे लगने वाले? हमें अपने देश की देखनी, हम अपने देश में क्या सस्ता जहाँ से मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे। हम सब्जी वाला बदल देते हैं 2 रुपये के चक्कर में। और आप हमसे ये उम्मीद करते हो कि हाँ चलो आप दे दो हमें, अगर हमें 60-62 डॉलर प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल चल रहा है और हमें मान लो $50 प्रति बैरल पे रूस दे रहा है, तो आप दे दो। बोले नहीं, मैं तो 70 पे दूंगा। तो भाई अगर तू 70 पे देगा तो हम क्यों लेंगे तेरे से, हम तो उसी से लेंगे ना। बोले मुझे अच्छा नहीं लगता कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो रूस को मदद होती है, रूस उसी से यूक्रेन में हमले करता है। तो भाई तुम होते कौन अच्छे लगने वाले? तुम्हारे अच्छा लगा है कि हम पूरे अपनी 145 करोड़ की देश की पॉपुलेशन को देखें? बोले मुझे नहीं अच्छा लगता रूस से तेल खरीदता है। भाई तो तू दे दे हमें इस रेट में। नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो तू नहीं देगा तो हम तो अपने देश चलाएंगे ना भाई। उसके लिए भारत की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आप समझो कि हालांकि भारत की बहुत जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है, क्योंकि कई बार हमारे जो वहाँ पे गए हुआ डेलीगेशन था या अमेरिका का डेलीगेशन आया था, उन्होंने भी कहा था कि नवंबर तक हमारी जो है ट्रेड डील वो हो जाएगी। अब वो किस मुकाम तक पहुंची है अभी उसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो तो बाहर नहीं आई है, पर ट्रेड डील के जल्द ही करीब है। क्योंकि जब चाइना के साथ ट्रंप के संबंध खराब होते हैं तो चाइना को बिगड़ते हैं, तो भारत के साथ ट्रंप जो है संबंध अच्छे कर लेता है। अभी तुम देख रहे हो 2-3 दिन से जो है ना ट्रंप के बहुत अच्छे अच्छे बयान आ रहे हैं सामने कि नहीं मोदी जी माय बेस्ट फ्रेंड है। अभी वो कहाँ पे थे, वहाँ पे भी वो बोले, उन्हें नवाज शरीफ को देख के बोले, शहनवाज शरीफ को बोले देखो ये दोनों मिल कर रहेंगे। कहीं कुछ नहीं है, ये मोदी जी को बयानों के चक्कर में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से बहुत ही संतुष्टि वाला जवाब दिया जा रहा है, डील जल्दी हो जाएगी। लेकिन वो हमारे बारे में बुरा नहीं बोले, इतना ही बहुत है। भारत तो उसके साथ में ट्रेड करे बिना काम चल नहीं रहा, चलेगा, व्यापार भी होगा। टेक्सटाइल रिलेटेड हमारे जो काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिन कंपनियों को नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जा रही है, वो भी होगा। बात करें अगर इंजल की, तो इंजल 1 के आए आज नतीजे। इंजल 1 के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद में भी स्टॉक कहीं नहीं गिरा। देखो मार्केट क्या है, इनरेशनल है। जब आप केईआई इंडस्ट्री की बात करते हो तो केईआई इंडस्ट्री का स्टॉक के जो नतीजे आए हैं ना वो इतने बेहतरीन आए हैं। मतलब क्या आप मार्जिन की बात करो, चाहे आप इनकी आय की बात करो, वो भी बिल्कुल टॉप आई है ना। पहले इंजल 1 की बात कर लेते हैं। इंजल 1 का जो शुद्ध आय थी, आय इनकी सितंबर 2024 में 1515 करोड़ हुआ करती थी, जो अब सितंबर 2025 में इनकी आई है तुम्हारी 1202 करोड़। मतलब आय में इनकी 20% की गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर बात करो इनके मार्जिन की, तो साथ ही इनका जो मार्जिन है वो 44% हुआ करता था और 44% से घट के इनका 35% पर मार्जिन आ गया है। मतलब मार्जिन भी काफ़ी गिरा है, आय भी काफ़ी गिरी है, 20% के आसपास आय गिर गई है। कारण कि एक्सपायरी वॉल्यूम जो है ना वो कम हो गई है। और ये इंजल 1 है, अब स्टॉक है, जिरोधा है या मोतीलाल ओसवाल है या जितनी भी ये प्लेटफॉर्म है ना, इनकी जो मेजर रेवेन्यू है वो एफएनओ से आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति स्टॉक खरीदता है बेचता है उससे इन कंपनियों का रेवेन्यू आता है, तो नहीं, वो आपकी गलतफहमी है। जो एफएनओ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उससे इन कंपनियों को ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का कोई ट्रेड डाल रहा है तो वो 10 ही लाख रुपए का खरीदेगा ना। और अगर वो एफएनओ में 10 लाख का कारोबार कर रहा है तो वो 10 लाख के अगेंस्ट में 1 करोड़ का ट्रेड डाल रहा है, समझ रहे हो आप। और 1 करोड़ उसने ट्रेड डाला, 1 करोड़ निकाला, मतलब 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया मोटा मोटा। अगर उसने 2 करोड़ रुपए कितना भी कम से कम मान लो 0.5% भी मानोगे तो भी 5,000 रुपये हो गए। सिंपल सा फंडा है कि इन कंपनियों को जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो एफएनओ से आता है। और एफएनओ पे अभी सेबी ने शिकंजा कसा है, धीरे धीरे एक्सपायरी भी कम कर रही है। और जैन स्ट्रीट जैसा भी मुकदमा मामला सामने आया है तो उसके चलते जो वॉल्यूम है वो घट गए। तो वॉल्यूम घटे तो लोगों ने प्लेटफॉर्म पे काम करना कम कर दिया, इसीलिए इनके आय घट गई। आय घटी 1515 करोड़ से घट के 1202 करोड़ रह गई। मार्जिन भी 44% घट के 35% रह गए। कुछ जो कंपटीशन इस मार्केट में है ऑलरेडी, जो इनका नेट प्रॉफिट था जो पिछले सितंबर 2024 में 423 करोड़ था, वो घट के इनका 212 करोड़ रह गया। 50% इनका प्रॉफिट गिर गया। अर्निंग प्रति शेयर जो इनका 47 रुपये हुआ करता था साथियों, वो घट के तुम्हारा 23.34 पे आ गया है। 23 रुपये का अर्निंग प्रति शेयर हो गया, जो 48 के आसपास हुआ करता था। तो ये आप कम नहीं मानो इन कंपनी को। देखो कोई भी, मैं किसी से बोलता हूँ कि आप कोई भी पहले कंपनी पढ़ो। अगर बात करो इस कंपनी के जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी इन्होंने ज़्यादा दिया है। एमटीएफ मार्जिन जो होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ये भी किसी से पैसा लेती हैं तभी किसी को देती हैं, ठीक है। तो जिसको इन्होंने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट इनका ज़्यादा गया है। 75 करोड़ वर्ष 2024 में गया था। अभी जो इनकी इस क्वार्टर में जो इंटरेस्ट दिया है वो दिया है साथियों 93 करोड़ रुपया। मतलब इतना अच्छा
रिजल्ट नहीं रहा, रिजल्ट बेहद ख़राब रहा, जिसे आप ख़राब बोलोगे। 50% मार्जिन गिर गया, 20% सब गिर गया। उसके बाद में भी स्टॉक अपनी जगह गिरा रहा, मतलब बना रहा। स्टॉक में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। अगर KEI इंडस्ट्री की बात करो तो जो KEI इंडस्ट्रीज है, जो आपने देखते हो भाई केबल और वायर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इसके जो प्रॉफिट और मार्जिन, इसके जो रिजल्ट आए वो बेहद तोड़फोड़ रिजल्ट आए हैं। उसके बाद में भी स्टॉक जो है 5-6% के आसपास टूट गया। उसके पीछे वजह क्या है उसको समझ लेते हैं। साथियों, KEI इंडस्ट्री की जो आय है ना, वो आय इनकी जो वर्ष 2024 में 2284 करोड़ हुआ करती थी, जो कि बढ़ के हो गई 2726 करोड़। मतलब आय में इनकी 19% जैसा जंप देखने के लिए मिला है। अगर बात करो मार्जिन की, तो मार्जिन कंपनी के जो लगभग 9.8% के आसपास हुआ करते थे, वो 9.9% के आसपास इनके मार्जिन बढ़ गए हैं। मार्जिन बढ़ गए, आय भी बढ़ गई। आय में 19% की ग्रोथ देखने के लिए मिली और मार्जिन भी लगभग 0.1% के आसपास इनके मार्जिन बढ़ गए। और अगर बात करूँ इनका इबिटा, अर्निंग बिफोर अर्निंग टैक्स मार्जिन, इनके 224 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़कर 269 करोड़ के आसपास पर भी पहुँच गया। मतलब इनकी आय भी बढ़ी है 20% के आसपास, इनका इबिटा भी बढ़ा है। इबिटा इनका 20% के आसपास बढ़ा है। 224 करोड़ हुआ करता था सितंबर 2024 में। अभी जो इनके क्वार्टरली नतीजे आए हैं वो आए हैं तुम्हारा 269 करोड़ के। इसके बाद अगर बात करो अर्निंग प्रति शेयर, ईपीएस इनका 17 रुपये हुआ करता था, हाँ, वर्ष 2024 में। अब 17 से बढ़ के तुम्हारा 21 रुपये में पहुँच गया। लेकिन उसके बाद में भी स्टॉक गिरा है 6%। क्यों गिरा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कॉपर है ना, कॉपर इनका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। अब इन ये जितने भी तार बनाती है कि ये इंडस्ट्री है, चाहे पॉलीकैप है, चाहे डिफरेंट कोर्ड्स केबल है, जितनी भी केबल से रिलेटेड कंपनियां हैं, ये जो केबल बनाती हैं, इन कंपनियों का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो है तांबा। क्योंकि तांबे का दाम बढ़ गया तो इनके रॉ मटेरियल के जो दाम थे वो बढ़ गए। इससे क्या है, इनके जो मार्जिन है वो उतने नहीं बढ़ पाए जितने कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कहा था। KEI इंडस्ट्री ने कमेंट्री में कहा था कि हम अगले नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में 11% के आसपास मार्जिन अपने रख सकते हैं। लेकिन मार्जिन रहे लगभग बढ़े, पिछले बार से मार्जिन बढ़े, लेकिन उतने नहीं बढ़े, लगभग 10% के आसपास बढ़े। तो बाजार को क्या चाहिए कि जो कमेंट्री में कहा था वो निकला नहीं। हालांकि स्टॉक पहले से 14-15% जो है लगभग भागा हुआ था। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी थी, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे आए उसके बाद में भी स्टॉक गिरा। कारण ये है कि साथियों, जो शेयर मार्केट है ये है इनरेशनल का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ देखने से लगेगी यार ये कंपनी तो ख़राब है, और वो आपको भागती हुई लगेगी। आपको देखने लगेगा फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, और यार मैं इसको रखे बैठा हूँ। जब आपको स्टॉक खरीद लेते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि यार मेरी ट्रेन छोड़कर बाकी सभी भागे जा रही हैं। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, ऐसा सभी के साथ में हुआ। KEI इंडस्ट्री के मार्जिन अच्छे हैं, कंपनी की जो मतलब ऑल ओवर अच्छी चीज़ें हैं, कंपनी में कोई ख़राब चीज़ें नहीं है। बट थोड़ा सा क्या है, स्टॉक बढ़ा हुआ था, इसलिए ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। थोड़ा सा कॉपर के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए इनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। घबराए नहीं। अगर बात करें आप स्टॉक मार्केट में काम करना तो चाहते हैं तो साथियों बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि ये स्टॉक मार्केट है, दुधारी तलवार है। या आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। अगर आगे चल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, पीछे चल गई तो किसी और की बल्ले बल्ले। एक कहावत है, विजय केडिया जी एक कहावत कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली साचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब ये है कि आप कोई पौधा लगाते हो तो उसमें आप जल दो, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, धीरे धीरे वो फल देगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो फेल होने के पीछे वजह है वो है उनके अंदर पैशन ना होना। जो FNO में ज़्यादातर लोग पैसे कमाते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनके अंदर जल्दी की चाहत, कुछ कर गुजरने की चाहत। ऐसा बाजार के अंदर नहीं होता। स्टॉक मार्केट एक प्रोसेसिंग है। अगर स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हो, सपोज करो आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पर अच्छा लग रहा था आपको, तो आपने पहले बिजनेस मॉडल देखा, कंपनी का फंडामेंटल पढ़े, आगे भविष्य में चलेगी कि नहीं चलेगी। वो 80 पे आ गया। सबसे पहले तो कंपनी का चुनाव सही होना चाहिए। अगर आप कंपनी का चुनाव सही कर रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं लेना। फिर वो चाहे 20-30%, 40% भी गिर जाए तो टेंशन नहीं लेना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्टॉक गिरा है साथियों, ऐसे अनेकों बार हुए हैं। आप रेडिको खैतान को उठा के देख लो। रेडिको खैतान अभी पिछले 2-3 साल पहले 1200 रुपये से घटती घटती 600 पे आ गई थी, 40% गिर गई थी। आज रेडिको खैतान 3000 रुपये पे है। कोई बोले उस समय में 500 रुपये पर ले लेते और आज 6 गुना है। टाटा महिंद्रा, टेक महिंद्रा, अगर महिंद्रा की बात करो, महिंद्रा की, तो 800 रुपये पे था, स्टॉक गिर गया था। आज 3-4 हज़ार रुपये है। स्टॉक गिरते हैं, अच्छी फंडामेंटल कंपनी भी गिरती हैं। बाकी उस बिजनेस मॉडल में दम होना चाहिए।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह ले लें, उसके बाद ही करें, नहीं तो नुकसान कर लोगे। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, उस पर जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।